हम लोगों ने ऑलरेडी वो सारा एक्शन बना लिया है। हमारे पास में 38 रेजिडेंट्स ने ₹10,000 पर केवी की रेट से इंक्रीज करने के पैसे जमा कर दिए हैं। आउट ऑफ 35 का हमारे पास में ग्रुप भी आ गया है पेमेंट का। 3 लोगों का पेमेंट अभी बैंक से मैच कर रहे हैं। 20 चेक इसके ऑलरेडी बन चुके हैं और बाकी चेक आपके मैक्सिमम माइंड से बन जाएंगे। तो वो सारा का सारा पैसा हम लोग ₹2,000 पर केवीए काट के जो बाकी बैलेंस है वो हम रिफंड कर देंगे। लेट मी गिव एन एग्जांपल कि किसी ने अगर 3 केवीए का पहले रेट से अप्लाई किया तो टोटल होता है ₹30,000। अब हम 3 केवीए नहीं दे रहे हैं, अब हम मैक्सिमम 7.5 केवीए का कैप है। इसका 5 है 7.5 मिलेगा तो 2,500 केवीए मिलेगा तो 5,000 बनता है। तो 25,000 का रिफंड चेक एओए सब उनको वापस मिलेगा। Hello. Mera question again, I am stick to my agenda. I don't want to digress to other topic related to balance sheet only. I have seen the expenditure for township is 79 lakh, precisely 80 lakh, which comes to 6.5 lakh per month, right? In payment you have shown approximate 34 lakh. 46 lakh is the liability as of 31st March. Agree? Now again 5 months has completed this financial year including August, which again comes to 35 lakh. 35 and 46 is around 80. This is one big ticket line item which I see. Second line item which I saw on the WhatsApp, lot of messages are going on related to the G0. I announced the water bill recently. Now after जीवीएम कॉल की गई जो कि बहुत रेजिडेंट द्वारा ऑनर द्वारा प्रेशर देने की बात की गई। जीवीएम में सवाल जवाब हुए, अच्छा मौसम था। सिर्फ बोर्ड से मेरा एक सवाल है कि जीवीएम फर्स्ट क्वार्टर में क्यों नहीं की, कानून का उल्लंघन क्यों किया गया। उसके बाद ईसी बनाई जाती है जीवीएम के अंदर में, जिसमें एओ के मेंबर्स जो भी यहाँ मौजूद है वो ईसी नॉमिनेट करते हैं। उसमें बोर्ड का कोई अधिकार नहीं होता। ये बोर्ड द्वारा फर्स्ट ऑनर सेकंड ऑनर जो दिया गया, ये क्या सही था? कृपया आप इस पर ध्यान दें और समझें। और बार बार एक गलती को दोहराना या मतलब अच्छी बात है, पहले वाले ने गलती की थी, मैं भी गलती करूंगा। अभी लोग अगर किसी को निजी रूप से बताया गया कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो, तो वो जवाब देते हैं कि भाई लोगों का इंटरेस्ट रह जाएगा। तत्कालीन कानून के हिसाब से 3 मेंबर का इलेक्शन होना था, एक ने रिटायर किया, 4 लोगों का इलेक्शन होना था। अगर जून से पहले रिजल्ट आने से पहले हो जाता, लेकिन अब तो पूरा हो रहा है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि जीवीएम समय पे नहीं कॉल की गई। इसका इनको आने वाली एओ के लिए मेरा संदेश है, अब तो जो हो गया सो हो गया, आगे से ऐसा ना किया जाए। कभी आने वाली एओ बोले कि उन्होंने भी ऐसे किया था तो हम भी ऐसे करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जवाब दस्तवीर साहब आप जवाब देंगे इनके सवाल का जवाब देंगे आप? सर इसका जवाब ना हम कई बार दे चुके हैं पहले भी। हम फिर भी थोड़ा सा लोगों की जानकारी के लिए 18 सितंबर 2022 को इलेक्शन लास्ट टाइम हुए थे और हम लोगों ने सर मुझे आंसर 18 सितंबर क्योंकि आपकी बाइट जरूरी है ना। 18 सितंबर 2022 को यहाँ पे इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन होने के बाद हमने 26 सितंबर 2022 को हमने यहाँ पे रजिस्टर किए थे नई एओए, और हमने पहले ही क्वार्टर में जीवीएम कॉल की थी। 25 दिसंबर 2022 को हमने जीवीएम कॉल की थी। उसके बाद हमने चाइल्ड मीटिंग कॉल कर ली। ये हमारी दूसरी जीवीएम है एक्चुअली, जबकि मैंडेट 1 जीवीएम का है। हमने 2 जीवीएम कॉल कर ली। और जहाँ तक बात है कि जीवीएम, ये इनका क्वेश्चन ये है कि हमने फर्स्ट ओनर क्यों रखा खाली, तो इनको ये शायद समझ में आना चाहिए कि अगर इसी जीवीएम में बनेगी और जीवीएम में खाली फर्स्ट ओनर आ सकते हैं तो कौन आ सकते हैं इसमें से? बहुत सिंपल लॉजिक है कि अगर आप एसी जो एज पर अपार्टमेंट एक्ट लिखा हुआ है कि आप जीवीएम बुला के जीवीएम में एसी बनाएंगे, तो जीवीएम में कौन आता है? सिर्फ फर्स्ट ओनर।
तो इसी में कौन आ पाएगा? सिर्फ फर्स्ट ओनर बाय डिफॉल्ट। तो हमने वही रखा, हमने उसी कानून का पालन करते हुए नोटिस निकाला, एक ओपन नॉमिनेशन रखा, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर में किसी भी जीबीएम रेजिडेंट मीटिंग में 40-50 के ऊपर लोग नहीं आ पाते हैं, काम होते हैं, 10 तरह काम होते हैं। इसीलिए हमने ओपन रखा कि जिसको भी ईसी में आना है वो आए। हमारी पहली डेट पे हमें खाली एक नॉमिनेशन मिला, फिर हमने उसको एक्सटेंड किया 2 हफ्ते के लिए, फिर हमें एक नॉमिनेशन मिला, फिर हमने तीसरी बार उसको एक्सटेंड किया 2 हफ्ते के लिए, तब जाके हमें 3 नॉमिनेशन और मिले। तो जैसे ही हमें 5 नॉमिनेशन मिले, हमने इमीडिएटली इसी कॉल कर दी, और इसी कॉल करने के बाद फॉर्म कर दी, इसे अपना काम कर रहे हैं। थैंक यू। अभी मैं इस पे काउंटर नहीं काउंटर करूंगा। आपके स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट जीबीएम आपने कॉल करी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्लोज करके फाइनेंशियल डाटा फर्स्ट क्वार्टर में देना होता है, उसी में जीबीएम होती है, उसी में आपका ईसी बनती है। ईसी के लिए जो मेंबर बोर्ड मेंबर वहाँ मौजूद हैं, वो ABCD किसी जेड को भी नॉमिनेट कर सकते हैं ईसी में आने के लिए। दैट ईसी शुड बी अनबायस्ड। उसमें कहीं नहीं लिखा कि आप जो है ईसी के लिए सिर्फ आप जो है एओ मेंबर से चूज करेंगे। सर ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है जीएम में, रिटन प्रोसीजर है। हाँ लिखा हुआ है, एक्ट में लिखा हुआ है। आपने फर्स्ट क्वार्टर में क्यों नहीं जीबीएम कहीं फाइनेंशियल डेटा क्यों नहीं दिया, पहला पॉइंट। और आपने लिखा, बोला भी मेरे को कि आपने ओपन ऑप्शन मंगाए आपके ईसी के लिए, आपने ऑनर और को ऑनर मांगा। आपको पूछा भी क्या इसको चेंज कर दो, तब भी आपने उसको नहीं दिया। अब अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि हमने ओपन मांगा है, ये अभी इनका स्टेटमेंट है, आपके रिकॉर्ड पे भी है। आपने ऑनर को ऑनर मांगा भाई साहब, तो फिर ओपन कहाँ हुआ? सर ईसी नहीं आप बोलिए ना, कहाँ हुआ ओपन? लाइव डिबेटर। मैं फिर से जरूरी है ये। मैं फिर से इन्हें समझाना चाहता हूँ। समझाइए सर, एक बार दोबारा अपना कानून पढ़िए। यूपी अपार्टमेंट एक्ट बायलॉज में साफ साफ लिखा है कि जीबीएम बुला के जीबीएम में ईसी बनती है। एग्जैक्टली। अगर हम जीबीएम, और जीबीएम में कौन आता है? जीबीएम में सिर्फ फर्स्ट ओनर आता है, तो इसी में बाहर का आदमी कैसे आ सकता है? इसीलिए फर्स्ट ओनर को नहीं, बाहर के आदमी का सवाल ही नहीं उठा रहे सर, ये बाहर के आदमी का तो सवाल ही नहीं उठा रहे हैं। पढ़िए, फर्स्ट ओनर अगर अवेलेबल नहीं है तो सेकंड ओनर इज इक्वली। तभी तो हमने इसी में नहीं, आप गलत स्टेटमेंट, आप लोगों ने गलत लिखा है, केवल फर्स्ट ओनर आना चाहिए, जो कि गलत स्टेटमेंट है। फर्स्ट ओनर अवेलेबल नहीं है तो सेकंड आएगा, आपने लिखा है केवल फर्स्ट आएगा, ये गलत तो इसीलिए अच्छा सर, एक सवाल मेरा भी है। मान लीजिए अगर कोई जॉइंट ओनर है, हस्बैंड भी है, वाइफ भी है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? जॉइंट में फर्स्ट ही ओनर दिखाते ना। सर ये नहीं, रूल क्या है इसमें, रूल क्या है? बहुत क्लियर होता है। नहीं, सेकंड आ नहीं सकती है क्या वो? अगर मान लो उसकी वाइफ सेकंड ओनर है। सर फर्स्ट ओनर का ही लिखा हुआ है। अच्छा, रूल में फर्स्ट ओनर ही है। फर्स्ट ओनर ही इलेक्शन कर सकता है, फर्स्ट ओनर ही इलेक्ट हो सकता है। और इसमें हमने जीबीएम के मैसेज में हमने लिखा था ओनर्स, ना कि फर्स्ट ओनर। हमने कहा था ओनर्स, ओनली ओनर्स कैन कम, टेनेंट एंड नॉन ओनर्स कैन नॉट अटेंड जीबीएम। ये आगे में गया, और क्योंकि वो जीबीएम अटेंड नहीं कर सकते, तो बाय डिफॉल्ट सिंपल में ऑल ओनर्स लिखा है, फर्स्ट ओनर नहीं। हमने जीबीएम दिखाइए, जीबीएम के मैसेज में लिखा हुआ, यहाँ मैसेज में लिखा हुआ है ओनर्स कैन कम। और जो ये कह रहे हैं ना, सब बहुत सिंपल सी बात है, तो चुनाव का माहौल है, जो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट ओनर को लिख दिया, ये आपका मैसेज लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ये हमारा जीबीएम के नोटिस में लिखा हुआ है कि ओनर्स कैन कम, कहीं फर्स्ट नहीं लिखा हुआ, वो ओनर्स कैन कम, ओनर्स कैन फर्स्ट ओनर लिखा हुआ है। सर जीबीएम का जो नोटिफिकेशन है उसमें ऑल ओनर्स लिखा हुआ है। सर एक मिनट, सुबह डाला है ना जो मैसेज टैग किया है सर जीबीएम का नोटिफिकेशन। सर एक मिनट देखिए, सर जीबीएम का नोटिफिकेशन है, हाँ मैं उसी दिखा रहा हूँ आपको मैं। इसके बाद ऑल ओनर्स लिखा हुआ है। ईसी बनेगी जीबीएम के अंदर में, दैट डिपेंड्स अपॉन द जीबीएम मेंबर्स और एओ मेंबर्स, दे कैन इलेक्ट एनीवन, इवन नंबर ऑफ टाइम्स रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार आर द पार्ट ऑफ द इलेक्शन कमिटी हो सकते हैं। देयर इज नेवर मेंशन इट इन they have right to elect. It is not there that they have to elect from the AO members only. That is my content, and he is just making a bifurcation or taking it sideways. Thank you. आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आप तो पुराने
पेशेंट रहे, 2 साल का आपको उसमें बहुत experience सारे भी है। गलत इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं और ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट बिल्कुल मैनिपुलेटेड है। पहले एक्सपेंसेस कुछ बताते थे और जो बैलेंस शीट आते आते कितने बार हर हेड का बैलेंस बदल गया, खर्च बदल गए। नहीं, वो रिकॉर्ड तो आपके पास होंगे ना पुराने। वो सब बताते थे, व्हाट्सएप पर देते थे। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, पहले स्विमिंग पूल का इन्होंने बताया कि 16 लाख खर्च हुआ है, उसके बाद बता दिया अभी बैलेंस शीट आया तो 1983 बता दिया। फिर लोग बोला गैप कैसे है तो उस पर जीएसटी लगा दिया। जीएसटी लगाने के बाद भी वो फिगर मैच नहीं करता है। और मेरा दावा है कि जब बिल से इसको वेरीफाई कीजिएगा, वो बैलेंस शीट में पाई अमाउंट मेंशन होता है, पैसे का भी होता है, वो कोई मैच नहीं करता। इसलिए इनका जो भी है, बहुत सारे हेड हैं, सब एक दूसरे को मर्ज कर दिया है ताकि इन रेजिडेंट को एक्चुअल खर्च का हेड में पता न चले। मर्ज कर दिया, पेंट्री को दूसरे के साथ मर्ज कर दिया। ये सब जो है ना, खर्च छिपाने का तरीका अपनाया है। यह इस समय प्रेसिडेंट यहाँ पर मौजूद नहीं, मैं उनकी बाइट ले लेता, लेकिन आपने ये बताया इसका भी, चलिए कोई बात नहीं, आप इसका भी आप किसी भी आरोप लगा रहे हैं तो प्रूफ भी रखिए उसके ऊपर। ये भी जरूरी है। तब ना हम तो बोल रहे हैं बिल निकालो, दिखा देते क्योंकि हैं। आरोप लगाना बड़ा आसान होता है लेकिन प्रूफ करना मुश्किल होता है। अगर आपके पास ऐसा है तो आप बताइए, पब्लिक भी उसमें कोई बात नहीं है, बुराई नहीं। थैंक यू सर सो मच। मैं समाचार भारत के लिए दीप आलोक। मैं एवेन्यू 1 में यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ के जो ए प्रेसिडेंट हैं मिस्टर सपन, आज एक यहाँ पर जीबीएम हुई, तो जीबीएम के बारे में लोगों की क्या राय थी, इनकी क्या सोच है, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जनरली होता क्या है कि आप अकेला प्रेसिडेंट सारे लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। एक मीडिया ही माध्यम होता है कि आप अपनी बात कह सकते हैं। लोगों की क्वेरीज भी थी, लोगों की शिकायतें भी थी, लोगों की नाराज़गी भी थी। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जिससे कि हमारी सोसाइटी आगे बढ़े और लोगों का वेलफेयर हो, क्या कहना चाहेंगे सपन जी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक माध्यम दिया, इस माध्यम से अपनी बात को हम रख सकते हैं कि सब लोगों के सामने। सोसाइटी फर्स्ट एवेन्यू जैसे गौर सिटी का पार्ट है। गौर सिटी 2015 में ही बनते शुरू हुई थी। सोसाइटी में 2015 से अभी 17 साल हो चुके हैं और मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट के अंदर में अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है, 1700 लोग फैमिलीज़ यहाँ पर रहती है और काफ़ी इनके विजिटर्स और इनके मिलने जुलने वाले लोग आते हैं। तो सोसाइटी का रख रखाव करने के लिए हमें बिल्डर से 2022 फरवरी में हैंडओवर मिला और 2022 फरवरी से सितंबर 2022 तक उस समय की तात्कालिक एओई ने काम संभाला। सितंबर 2022 में लोगों ने हमें मौका दिया कि हम एओई का कामकाज देख सकें, संभाल सकें। हमने अपने हिसाब से कोशिश की है कि हम जस्टिस करें। हमने कई फैसिलिटीज़ यहाँ पे ऐड की हैं, ईवी चार्जिंग स्टेशन, बच्चों के लिए फन जोन, स्विमिंग पूल जो खराब पड़ा था वो ठीक कराया, मेन पोस्ट पे एरिया बनाया। इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नई बनवाई और जो चीज़ें थोड़ी बहुत ख़राब हुई थी उनको भी ठीक किया गया। और हम यही कोशिश करते हैं कि क्योंकि ये हमारे एक परिवार है, एवेन्यू को हम एक परिवार मानते हैं। हम यहाँ रहते हैं, हमारे परिवार यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे यहीं पे बड़े हुए हैं, तो हम सब आपस में साथ में रहें, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे और जितना हो सके उतना एक सेफ और सिक्योर माहौल सबको मिले। एक छोटा सा सवाल सर मेरा, मैंने रिपोर्टिंग की थी आपकी ब्लॉक में और लोगों की शिकायत भी थी कि सी में भी और ए में भी शायद लगातार पानी बह रहा। जैसा कि आप जानते हैं कि पानी बहना एक अपराध है, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं पानी के बारे में। तो मुझे लगता है उसमें उसके बाद भी वो थोड़े दिन काम किया, उसके बाद फिर वही शिकायत शुरू हुई। हालांकि अभी मुझे कल परसों मालूम पड़ा कि हफ्ते भर से बंद है। तो इस बारे में क्या आप कहना चाहेंगे, क्या मजबूरी थी कि वो पूरा नहीं हो पाया, लगातार पानी 3 टावर से फैलता रहा? वो कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ जी, देखिए तो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे पास नीचे पंप रूम्स हैं जहाँ पे पैनल लगे हुए हैं, उसके बाद ऊपर सेंसर्स हैं, इनटैंक सेंसर्स हैं। जी, इन चारों कंपोनेंट्स से मिलके ही हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, पंप्स को ऑन ऑफ करना और पानी को ओवर रोकना। अगर अब क्योंकि एजिंग की वजह से इनमें कोई ना कोई कंपोनेंट कभी ख़राब होता है तो उस चक्कर में ओवर रुक नहीं पाता।
अब हमने स्पेशलाइज टीम लगा के वो सारी की सारी चीज़ें ठीक कराई और उसको आज की डेट में हमारे पास पिछले 2-3 हफ्तों से कोई भी कंप्लेंट अब नहीं आ रही है और कोई भी कंप्लेंट ऐसी आती है तो इमीडिएटली हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत। हाँ, आज बुलाई गई जीबीएम में जो है पास में आ गया। पॉइंट्स डिस्कशन हुए हैं। मेरा बोर्ड से एक ही सवाल है, अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर में एक जीबीएम कॉल की जानी चाहिए जिसमें फाइनेंशियल डेटा डिस्कस होना चाहिए। उस क्वार्टर में ही ईसी मतलब बननी चाहिए जिसमें कि अपार्टमेंट ऑनर्स के सारे मेंबर्स कैन इलेक्ट ईसी। इट हैज़ नो राइट विद द बोर्ड टू मेक रूल्स फॉर द ईसी। ईसी के कानून आने के लिए उनके पास कोई कानून नहीं है। बोर्ड मेंबर्स किसी को भी इलेक्ट कर सकते हैं, नो सॉरी बोर्ड मेंबर नहीं, एओ मेंबर किसी को भी इलेक्ट, जीबीएम में एओ मेंबर किसी को भी ईसी के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति रेजिडेंट हो, बाहर का हो, रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी हो, किसी को भी इलेक्ट कर सकते, जिसपे कि एओ मेंबर्स को भरोसा हो कि वो निष्पक्ष चुनाव कराएगा। इन्होंने इनके द्वारा लगाई गई कंडीशन कि फर्स्ट ओनर पब्लिक सेकंड ओनर, पहली बात तो फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने जीबीएम बुलाई नहीं, जो कि फाइनेंशियल क्लोजर के लिए चाहिए थी। सिंगल जीबीएम होना इज नॉट द कानून, फर्स्ट क्वार्टर में बुलानी है जीबीएम, ये साफ लिखा हुआ उसमें। उस पर कानून का पालन नहीं किया। जब इस पर इनके सवाल जवाब किए गए तो अध्यक्ष महोदय द्वारा ठीक से जवाब नहीं दिया गया, उन्होंने जवाबों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और सारे कानूनों को ताक में रख के जब मेरी कई बार अध्यक्ष महोदय से बात हुई, उनका एक ही कहना है जी मैंने 18 को चार्ज दिया था, मैं 18 को ही चार्ज दूंगा सितंबर में। मैंने उनको बोला लॉ ये कहता है कि आप इलेक्शन कराइए फर्स्ट क्वार्टर में, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर एज ऑन द डेट होगा जिस डेट पे आपने टेक ओवर किया है। उनके द्वारा दिया गया जवाब था कि लोगों का इंटरेस्ट निकल जाएगा। तत्कालीन कानून के हिसाब से 3 लोगों का इलेक्शन होना था, एक ने रिजाइन किया हुआ, टोटल 4 पोस्ट पे इलेक्शन होता था तत्कालीन कानून से। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब तो हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, 10 के 10 का इलेक्शन होगा। उस टाइम इनको इलेक्शन कराना था, वो कराया नहीं, कानूनों को साइड में रख के ताक में रख के काम करते रहे। और आज जीबीएम जो उन्होंने कॉल की है उसमें इन्होंने इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद की है, इलेक्शन कमेटी बनने के बाद की है, जबकि इलेक्शन कमेटी का नॉमिनेशन जीबीएम में होता है। धन्यवाद। ठीक है ना सर, आप कुछ बोल रहे हैं? हम तो बता रहे थे फाइनेंशियल के विषय में आपको, इन्होंने जो बैलेंस शीट दिया है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अलग अलग हेड बना करके फिगर दिखा दिया है और जिस हेड में एक स्टैंडर्ड खर्चे का डिटेल देना चाहिए वो नहीं दे करके बहुत सारे खर्चे को एक दूसरे में मर्ज कर दिया है। एक दूसरे आपको इसके लिए सबूत की जरूरत, बैलेंस शीट देखिएगा पता चल जाएगा। ये सर ऐसा होता है ना, बिना सबूत के आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। आप तो यहाँ देख रहे हैं बैलेंस शीट, मैं बोल रहा हूँ बैलेंस शीट को देखो। बैलेंस शीट में आपको बहुत सारे खर्च जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है एक ही हेड में डाले हुए हैं, एक ही हेड में डाले हुए हैं। उसके लिए प्रूफ तो दूसरी बात हो गई ना, जो सामने आप स्क्रूटनी करोगे बैलेंस शीट का तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जैसे एक ही आइटम 2-3 जगह दिखा दिया गया है, तो एक्चुअल कितना खर्च आया है वो तो एक जगह होना चाहिए किस सेट में क्या आया है। तो ये मेरा डाउट है, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सर मेरा एक आपसे सवाल है, आप भी प्रेसिडेंट रहे हो, 2 साल रहे हो। मैंने आपका फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू लिया था आपने बोला था कि बिल्डर करीब 57-58 लाख रुपये पर बंद था ये मेंटेनेंस के पैसा जो आता। हाँ। मैं आपसे अब ये जानना चाह रहा हूँ, इन्होंने पैसे भी बढ़ाए हैं अभी पिछले दिनों, आपको भी मालूम होगा। तो इस समय क्या कितना मतलब अमाउंट आ रहा होगा मंथली और उसमें कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, ये सब थोड़ा सा अगर मतलब आम लोगों को जो लोग नहीं आए मीटिंग उनको उनकी जानकारी के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से कितना आ रहा होगा मंथली इस समय? देखिए एक्सपेंसेस का कोई फिक्स नहीं है। एक्सपेंसेस तो केवल फिक्स होता है मेंटेनेंस, कंपनी को पेमेंट, सिक्योरिटी को पेमेंट, उसके अलावा रिपेयरिंग का कोई फिक्स एक्सपेंसेस तो है नहीं।
जो कोई टाइम में डिमांड आवेगा वो खर्च करना पड़ेगा। लेकिन आपने जो वो बात बोली कि बिल्डर कंपनी जो 55-60 लाख रुपया हम लोग से ले रही थी, उसमें जब हम लोगों ने हैंडओवर लिया तो बहुत गिरावट आया और हम लोग उसको पहली बार में आपने पैसे भी कम किए। 1.70 रुपये पर स्क्वायर फीट किया। उससे लगभग हमारे यहाँ 32-34 लाख रुपया मंथली या 35 लाख मैक्सिमम कहिए वो लोड पड़ा। तो हम लोगों को एक्चुअली बिल्डर से हैंड ओवर लेने के बाद 20 लाख रुपए से 22 लाख तक का लोड रेजिडेंट पर ऑल टुगेदर कम हुआ। लो चलो, थैंक यू। एक सवाल और सर, एक अच्छा, चलिए सर, थैंक यू। चीज़ें होंगी, हाँ, तो देखो बदबू तो आ रही है। बदबू तो आएगी। किस कारण से आ रही है ये दिखाइए। ये ऐसा नहीं है कि आप मतलब रिश्वत से पैसे ला रहे हो या कोई उल्टी सीधी कमाई। सारी जगह पे ऐसे ही है। घबराने से नहीं। ये इधर नाली ही ब्लॉक है, ये नाली में पानी बह रहा है और ये आगे की ओर यहाँ इधर गाड़ी के नीचे तक जा रहा है। हाँ। सब दिखा दिए था ना, ये देखिए क्लास का ये सब पूरा कहाँ रिपेयर है। हाँ, सब पूरा पड़ा। वही नाली देखिए, यही तो चीज़ें हैं। ये देखिए वो पानी, सबका पानी पानी आ रहा है। ये देखिए, तो यार ब्लॉक भी बता रहे थे। ये देखिए यार ब्लॉक भी था। अब आप सोचिए, ये बड़ा पड़ा है। ये देखिए, ये बड़ा पड़ा है। ये देखिए, इसे वो पड़ा पड़ा है। इसे वो पड़ा पड़ा है। ये देखिए, अभी ये फोटो तो दिखा दी।
ये मेरे ख्याल से गाड़ी के ऊपर टपक रहा है ये माल। यही तो शॉर्ट कटिंग से दिखानी पड़ेगी। ठीक है। एल वाला कहाँ है सर?